नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे फ्लावरिंग केल की। फ्लावरिंग केल का इस्तेमाल हर जगह अलग अलग रूप में होता है। विदेश में फ्लावरिंग केल का इस्तेमाल सब्जी और सैलेड के रूप में किया जाता है, तो वहीं भारत में इसका उपयोग सजाने यानी कि घर और ऑफिस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। केल को ऑर्नामेंटल फ्लावर के रूप में भी जाना जाता है। फ्लावरिंग केल के जरिए कैसे सुंदरता को बढ़ाया जाता है और किसान फ्लावरिंग केल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए फ्लावरिंग केल की खेती कैसे कर सकता है, आज इन सब पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हमारे इस कार्यक्रम बातें खेती की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आज के इस अंक में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं फ्लावरिंग केल के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फ्लावरिंग केल, जिसकी अब मान्यता भारत में भी होने लगी है, बेसिकली ये है क्या? देखिए, वैसे तो ये पौधा जो है हमारे यहाँ लाया गया है जी। और ये विदेश का पौधा है जी। लेकिन बहुत ही साधारण भाषा में बता दूं कि ये पौधा बंद गोभी कुल का है। जी। जो हमारे यहाँ बंद गोभी साधारण रूप में जो सब्जी में इस्तेमाल की जाती है उसी कुल का ये पौधा है। जी। क्योंकि ये थोड़ा सुंदर होता है रंग, इसमें जो आगे पत्तियां जो नीचे की पत्तियों को छोड़ करके और जो ऊपर पत्तियां निकलती हैं वो इतनी सुंदर होती हैं कि भारतवर्ष में इसको जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल। क्योंकि चाइना में जी। इसका नाम ही चाइना फ्लावरिंग कैबेज के नाम से ही जाना जाता है। जी। क्योंकि वहां पर होता क्या है कि जो हांगकांग है इसमें ये सब्जी के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि विदेशों में सब्जी और सैलेड के रूप में इसको यूज करते हैं और भारत में इसको एक फूल के तौर पर उपयोग किया जाता है। यहाँ शादी ब्याह की सजावट में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड में ये है व्हाइट कलर का होता है, तो इसको हम इंग्लैंड वाले में जब कहते हैं हम कहते हैं फ्लावरिंग कैबिट। तो ये जापान में भी है, अलग अलग नामों से ये अलग अलग जाना जाता है। बिल्कुल। तो हम इसको जो हमारा चाइना फ्लावरिंग कैबिज है इसको हम चॉयसम्स के नाम से भी जानते हैं। जी। और ये चॉयसम जो है ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हांगकांग में बहुत ही लोकप्रिय है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो है फ्लावरिंग केज के नाम से जो इसको जानते हैं वो हम सिर्फ ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में जानते हैं। जी। और उसको हम बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे और फूलों को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से इसको भी जानते हैं। बिल्कुल। अब जिस प्रकार से यहाँ पर आपने बखूबी दर्शाया है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, हालांकि विदेशों में इसका उपयोग किसी और तरीके से होता है, लेकिन अगर हम भारतीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए इस फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसान इस खेती की तरफ अपनी रुचि को बढ़ाता है तो सबसे पहले किसान को किस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर हम जलवायु की बात करते हैं, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए इस खेती को करने के लिए? देखिए, जहां जिन राज्यों में ना अधिक जाड़ा पड़ता है और ना अधिक गर्मी होती है, वहां तो हम इसको पूरे साल भर भी लगा सकते हैं। वैसे इसके विकसित पीरियड में जो विकास का इसका जो समय होता है उस पीरियड में 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो नीचे जब फ्रॉस्ट पड़ने लगता है तो ये फ्रॉस्ट को भी बर्दाश्त नहीं करता है। और जब लू चलने लगती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तब भी इसकी एक तो पौधा छोटा हो जाता है और उतना अच्छा जो उसके कलर्स में उतने अच्छे कलर्स नहीं रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी जलवायु जहां पर ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत ठंडा हो, और ना अधिक आर्द्रता भी ज्यादा ना हो। आर्द्रता होती है तो इसमें फंगस डिजीज ज्यादा लग जाती हैं। बिल्कुल। तो आर्द्रता भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है।
होनी चाहिए। बिल्कुल, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो किसान लोग हैं वो कैश क्रॉप में भी ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि भाई तुरंत का तुरंत फसल को उगाओ और उसके बाद तुरंत का तुरंत उस फसल से मुनाफा कमाओ। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या लगता है आपको, अगर हम भूमि की बात कर लें तो भूमि की तैयारी किसानों को किस प्रकार से करनी चाहिए? क्या भूमि की तैयारी अच्छी तरह से करके और इस फसल को कैश क्रॉप के रूप में भी वो यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नकदी फसल के रूप में तो है ही जी। जब कई नर्सरीज में मैंने इसको जाकर के देखा और कई नर्सरीज से मैंने पूछा कि भाई ये आप कितने में बेचते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं 40-50 रुपए में एक पौधा बेच देता हूँ जी। तो मैंने कहा कि ये इसका बीज, बोले 1 रुपए का, आप समझ लीजिए 1 रुपए के बाद हम 1 रुपए से 40-50 रुपए बनाते हैं तो कैश क्रॉप में तो ये है ही है। बिल्कुल। अब बात आती है, जब भूमि की बात आती है तो बलुअर, दोमट और दोमट मटियार, इन तीनों प्रकार की भूमि में जो है ये बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन पहली बात है कि जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि मृदा का पीएच 6 से नीचे ना हो और 7.5 से ऊपर ना हो जी। मतलब 6 से लेके अगर 7 है तो बहुत अच्छा है और अगर 7 से 7.5 भी है हाँ, तो भी चलेगा, तब भी चलेगा। अब भूमि की तैयारी की बात आती है तो भूमि में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होना चाहिए, उर्वरा स्तर जो है इसका बढ़ा हुआ होना चाहिए। और जब हम भूमि की तैयारी करें तो सबसे पहले हम मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी एक जुताई करते हैं जी। गहरी जुताई करके 250 क्विंटल से लेकर के 300 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद सड़ी हुई या कंपोस्ट खाद हम खेत में मिलाएं जी। और मिलाने के बाद फिर हम ये देख लें कि हमारे खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं जी। तो अब अगर हमने देख लिया कि पर्याप्त नमी हमारे इसमें है तो ऐसी दशा में हम 2 जुताइयां देसी हल से और हर जुताई के बाद पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं जी। तो इस तरीके से जो हम खेत हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, हम इससे जुड़ी और भी आपसे जानकारियां लेंगे। जिस प्रकार से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नर्सरी है यानी कि बीज उपचार करने के बाद जो नर्सरी है उसको किस प्रकार से तैयार करें अपने किसान भाइयों को, हम इससे जुड़ी भी जानकारी देंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब रोपाई करने के लिए हमें करना क्या है कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो हम रखते हैं 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर जी। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक हम रख सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम बातें खेती की में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी बता रहे थे कि नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर जलवायु के बारे में बता दिया, भूमि की तैयारी कैसे करें बता दिया, बीज कितनी मात्रा में होना चाहिए इसकी जानकारी भी आप किसान भाइयों को मिल गई है और साथ ही साथ बीज उपचार कैसे करें इसके बारे में भी बता दिया गया है। अब समय आ गया है कि हम जानें कि जो नर्सरी है उसको तैयार करने की क्या विधि है। तो चलिए इस पर भी आगे हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और आप सभी किसान भाइयों को उस जानकारी से रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि नर्सरी को किस प्रकार से तैयार किया जाए। आप किसान भाइयों को बताइए कि जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किस किस बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नर्सरी तैयार करने के लिए जी जो हमने खेत तैयार किया है जी उसकी एक साइड में हम 1 मीटर चौड़ी और 2.5-3 मीटर की लंबाई के हिसाब से क्यारियां बना लेते हैं जी। जो 1 मीटर चौड़ाई रखना तो बिल्कुल आवश्यक है। आप चाहें तो लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर हम इसलिए रखते हैं कि हमको बार बार उस क्यारी में घुसना ना पड़े। अगर हम घुसेंगे तो जो पौधा है उस पैर से दबेगा, हमारा जो है खराब होगा पौधा जी। तो ऐसी दशा में हम 1 मीटर चौड़ाई रखेंगे जी। अब अच्छी तरीके से हमने क्यारियां बना ली हैं तो जो क्यारियां हम बना रहे हैं वो सतह से 10-15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए जी। ताकि यदि बरसात हो जाती है या किसी तरीके से पानी
आता है, बिल्कुल, तो वो पानी नर्सरी में भरा न रहे, क्यारी में भरा न रहे जी। तो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की जो हमने तैयार की हैं क्यारियां, उनमें गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मिलाने के बाद जो हमारा बीज है, उस बीज को हम इन क्यारियों में अच्छी तरीके से छिटक देते हैं जी। और जो अलग से हमने थोड़ी सी खाद, जो छनी हुई खाद रखी हुई है, वो मिट्टी में मिला करके और ऊपर से जो है हम इसके डाल देते हैं ताकि ये बीज अच्छी तरीके से ढक जाए। बिल्कुल। अब हल्की सी हम फुब्बारे से जो है समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहते हैं जब तक कि ये अंकुरित ना हो जाए। अंकुरित होने के बाद फिर हम सिंचाई सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा अंकुरित ना हो जाए तब तक हम सीधी सिंचाई करेंगे तो हमारा बीज एक जगह पे जाकर के इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल। तो हम हल्की सी सिंचाई वो भी फुव्वारे से करेंगे जी। अब जब हमारा ये पौधा बढ़ने लगता है तो उस समय हमें देखना ये है कि जो भी घास है, खरपतवार हैं, इनको निकाल दें। अगर इनको नहीं निकालेंगे तो हमारी यहीं से ही बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और अगर हमको कहीं पर कोई रोग दिखाई देता है नर्सरी में, तो बहुत ग्रसित पौधा है तो उसे तुरंत निकाल के अलग कर दें। बिल्कुल। और जो जरा भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमको तुरंत डाइथेनियम 45.2% का सॉल्यूशन बना करके छिड़काव कर देना चाहिए। बिल्कुल। ताकि हम जब रोपाई करें तो हमको रोपाई के लिए स्वस्थ पौधा मिले। बिल्कुल। ताकि भविष्य में बीमारियां ना लगें। बिल्कुल। तो अब जब ये हमारी पौध तैयार हो जाती है तो फिर हम जो हमने खेत तैयार कर रखा है जी, उसमें हम इसकी रोपाई करेंगे। अब रोपाई करने के लिए हमें करना क्या है कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। तो लाइन से लाइन की दूरी जो है वो हम रखते हैं 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर जी। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक हम रख सकते हैं। वो उसकी निर्भर करता है उसकी वैरायटी के ऊपर। बिल्कुल। अब हमें करना क्या है कि जो हम रोपाई करने जा रहे हैं और खेत हमारा तैयार हो चुका है जी, उसमें हम रोपाई करने से पहले उर्वरकों का भी इस्तेमाल कर दें जी, क्योंकि हमें बेसल ड्रेसिंग हमें पहले से ही डालनी है। बिल्कुल। तो जो हमारी उर्वरक की इसकी जो डिमांड है, जो हमें फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि हम 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद तो हम पहले डाल चुके हैं जी। अब हमको उर्वरक भी इसमें देना है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा भी इसको ज्यादा चाहिए जी। तो हम 120 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो फास्फेट और 70 किलो पोटास लेते हैं। अब करना क्या है हमको कि 120 किलो नाइट्रोजन में से 60 किलो नाइट्रोजन हम निकाल दी जी और 60 किलो नाइट्रोजन, 70 किलो फास्फेट और 70 किलो पोटास जी, ये हम खेत की अंतिम रूप से जब तैयारी करने के बाद पाटा लगाने चलते हैं तो उसको खेत में बखेर करके और पाटा लगा करके मिला देते हैं जी। और उसके बाद फिर हम लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो बताई है उसको मेंटेन करते हुए हम रोपाई कर देते हैं जी। डॉक्टर शुक्ला जी, अगर हम बोने के समय की बात करें, बोने का जो सही समय है वो क्या होगा इस फसल के लिए? देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब जलवायु की बात कर रहा था जी, तब मैंने बताया था कि इसके विकास के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम बहुत अच्छा माना जाता है जी। तो इसकी बुवाई फरवरी में ही, रोपाई इसकी फरवरी में ही कर देना चाहिए जी, क्योंकि ये पौधा जो है जब हम काटते हैं, इसकी कटाई करते हैं तो 30-35 दिन के बाद हम काट लेते हैं। अच्छा हाँ जी। तो अगर हमने फरवरी में इसको हमने बो दिया है, 15 फरवरी तक भी बो दिया है, तो हम अप्रैल तक इसको काट लेते हैं। तब तक फिर हमारी गर्मी शुरू होगी, तब तक हमारी फसल। और आटम में जब हम शरद में इसमें करते हैं जी, तो शरद में जब हम करते हैं तो अक्टूबर में इसको हम करते हैं, अक्टूबर में लगा देते हैं जी। तो इस तरीके से हमारा जो बोने का समय है वो बसंत ऋतु और इधर आटम, अर्ली आटम जी, ये हमारा उचित समय है। बिल्कुल।
तो दोस्तों ये तो बात थी नर्सरी तैयार करने की। अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सिंचाई का सही समय क्या होता है, अगर आपकी इस फसल में खरपतवार आ जाते हैं या फिर रोग और कीट जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो उनके समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सब पर भी हम जानकारी देंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चूने का इस्तेमाल करने से ये होगा कि हमारी जो हम चूंकि ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा डालते हैं तो पीएच हमारी कम होने का डर रहता है, तो पीएच कम ना होने पावे इसलिए हमको लाइम चूना का इस्तेमाल करना चाहिए जी। और समय समय पर इसके पीएच का जी जो है परीक्षण कराते रहना चाहिए और पीएच 7 मेंटेन रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी जो है बीमारी का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद बातें खेती की में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी से जानते हैं कि अगर आपकी फ्लावरिंग केल की फसल में किसी प्रकार का रोग और कीट लग जाता है तो उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जो सिंचाई का सही समय है वो क्या होना चाहिए, कितने कितने अंतराल में सिंचाई देनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर खरपतवार जैसी भी समस्याएं आती हैं तो उनके समाधान के लिए आप किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर बाखूबी सारी चीज़ों को बता दिया है कि किस प्रकार से फ्लावरिंग केल की खेती को किसान करे, साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सिंचाई की हम बात करें तो कितने अंतराल में इस फसल को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे ही हम रुपाई करते हैं जी, रुपाई करने के बाद हमको तुरंत सिंचाई करनी चाहिए ताकि जड़ें अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। जी जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही पौधा हमारा विकसित होने लगता है जी, तो टेम्परेचर के हिसाब से हमको 5-6 दिन पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि पौधे को कभी भी सूखापन महसूस ना हो, हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है खरपतवार की जी। तो खरपतवार के लिए जो है 2-3 बार हमको जो है जब हमने रोपाई की है तो रोपाई के हम दूसरे सप्ताह के बाद पहली हम निराई गुड़ाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो है 15 दिन के अंतराल पर फिर एक निराई गुड़ाई कर देंगे। तो इस तरीके से खरपतवार भी निकल जाएंगे और जड़ों का विकास हमारा अच्छा होगा, पानी को रोकने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि किसान भाइयों को ध्यान रखने जो योग्य बात है वो ये है कि जो निराई गुड़ाई है, अगर खरपतवार जैसी समस्या आ जाती है किसानों के सामने तो जो निराई गुड़ाई है उसको 15-15 दिनों के अंतराल में कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार खत्म हो जाए और जो आपकी फसल है उसकी जड़ें अच्छी तरह से मजबूत हो जाएं। साथ ही अगर डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी हम रोग की बात करते हैं, क्या रोग जैसी समस्याओं का भी सामना इस फसल को करना पड़ता है? देखिए, ज्यादा रोग तो नहीं लगते हैं जी, जैसे बंद गोभी में रोग लगते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी रोग लगते हैं जी। तो एक तो है क्लब रूट, तो जैसा इसका नाम है तो इसमें क्या है कि ये फफूंदी से उत्पन्न होती है जी, और इसमें क्या होता है कि ये चूंकि रूट शब्द आया है तो रूट माने जड़ जी, तो ये विशेषकर बीमारी जड़ से संबंधित होती है जी। और इसमें जड़ें फूलने लगती हैं और जड़ें फूलने के बाद अपना कार्य करना बंद कर देती हैं जी। तो पौधे को जब पूरी खुराक नहीं मिलती है तो उस पे फूल आना बंद हो जाता है। हाँ, तो बस ये पौधा समझ लीजिए कि धीरे धीरे नष्ट हो जाता है जी। तो उपचार के लिए ये बीमारी, अगर जड़ों वाली बीमारी जो है वो फिर उसके फफूंदी जो है वो भूमि में भी चली जाती है जी। तो भूमि उपचार जो है हमारा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसमें इसके उपचार के लिए जिसमें एक बार हमने फ्लावरिंग केल कर लिया है उसमें फिर थोड़ा सा दूसरी फसल करने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग केल करें जी, फसल चक्र को अपनाएं जी, और चूने का इस्तेमाल करें जी। चूने का इस्तेमाल करने से ये होगा कि हमारी जो हम चूंकि ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा डालते हैं तो पीएच हमारी कम होने का डर रहता है, तो पीएच कम ना होने पावे इसलिए हमको लाइम चूना का इस्तेमाल करना चाहिए जी। और समय समय पर इसके पीएच का जी जो है परीक्षण कराते रहना चाहिए और पीएच 7 मेंटेन रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी जो है बीमारी का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा रोग आता है व्हाइट रस्ट जी सर। और व्हाइट रस्ट में होता क्या है कि पौधे की जो पत्ती है उसके ऊपर भी और नीचे भी सफेदी सी फंगस दिखाई देती है चूर्ण के रूप में जी विकसित होती है और बाद में धीरे धीरे ये पौधे का पत्ती पीली पड़ जाती है और पौधा को ये समाप्त कर देती है जी। इसके लिए डाइथेनियम 45 एक दवा आती है और
उसको आप 0.2% का सॉल्यूशन बना करके जी और छिड़कने से इसका निदान हो जाता है। जी। उसके बाद फिर आती है पाउडरी मिल्ड्यू। ये इसमें क्या होता है कि इसमें भी फफूंदी जो है पत्तियों पर आती है, लेकिन उसका जो है हल्का सा उसमें जो नीचे से ज़्यादा फफूंदी होती है, ऊपर फफूंदी कम होती है जी। और इसके लिए भी अगर हमने पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगर हमने दवा छिड़क दी है डाइथेनियम 45 जी, तो उससे से हमारा ये निदान हो जाता है जी। अब बात आती है कीट की। बिल्कुल। तो कीट में जो एक पीरियड होता है इसका, चूंकि इसी समय रबी के पीरियड में सरसों होती है, तो सरसों पे चेपा लगता है जिसे कहते हैं एफिस जी, और इसको कहते हैं माहू जी, इसी नाम से पुकारते हैं जी। ये क्या होता है कि जो इसकी कोमल पत्तियां होती हैं उनका रस चूस लेती है और रस चूसने के बाद धीरे 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 पत्तियां बेकार हो जाती हैं, तो ऑर्नामेंटल चूंकि होने की वजह से वो बेकार दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए मैलाथियान दवा आती है, मैलाथियान लेकर के चाहे डस्ट को और चाहे वो आपका छिड़काव वाली हो, दोनों में से किसी भी दवा को लेकर के जी और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डस्ट लेते हैं तो 20 से लेकर 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम डस्ट छिड़केंगे और अगर हमने लिक्विड लिया है तो 0.2% का सॉल्यूशन बना करके और हम इसको छिड़क देंगे। बिल्कुल। एक कीड़ा और है जो है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है, ये खाता है, पत्तियों को ही खा लेता है। तो मुलायम जो ऊपर की पत्तियां जो ऑर्नामेंटल होती हैं उन्हीं को विशेषकर ये नष्ट कर देता है, तो पूरा का पूरा पौधा हमारा किसी भी उसकी कीमत नहीं रह जाती। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम दवा जो है इस पर छिड़केंगे और न्यूआन छिड़केंगे। न्यूआन एक रसायन आता है और न्यूआन को लेकर के हम 2% का घोल बना करके छिड़क देंगे, तो इससे हमारे जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से इस फसल का चलन विदेशों से चला आ रहा है, आज भारतीय स्तर पर भी जो किसान भाई हैं वो इस फसल को करने के लिए काफ़ी इच्छुक हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये फसल करने से किसानों को अच्छी मात्रा में मुनाफा हो सकता है? देखिए, उसकी सुंदरता को देखते हुए जी, जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो बहुत उसको अच्छी तरीके से उसको खूबसूरती को देख करके प्रसन्न होता है जी। तो जैसा मैं अभी बता चुका हूँ कि मैं कई नर्सरी में जाकर के मैंने देखा है, तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमको इससे फायदा होता है कि हम 1 रुपए का बीज 40-45 रुपए में हम इसको अच्छी तरीके से कमा लेते हैं जी। और विशेषकर हमने उनसे पूछा कि भाई ये किस पीरियड में ज्यादा बिकता है, तो उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन का जब पीरियड आता है उस समय ही हमारे यहाँ से ये जो है बहुत ही ज्यादा निकलता है जी। तो सुंदरता के हिसाब से अगर किसान को मार्केट मिल जाता है तो इससे वाकई में बहुत लाभ उठा सकता है। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी ने बताया है कि ये जो फसल है ये विदेशों की फसल है, विदेश में इसकी फसल अच्छी मात्रा में की जाती है और सब्जी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। आज भारतीय स्तर पर भी किसान इस फसल को करने के लिए इच्छुक है, ये फसल करना चाहता है और क्योंकि ये कैश क्रॉप के रूप में है तो इस फसल को करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान मुनाफा भी कमा सकता है। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, फ्लावरिंग केल से जुड़ी ये तमाम जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। देश और दुनिया की तमाम एग्री से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। हमारा फोन नंबर है 012049800000। आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9769577049।